गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भुगतान संतुलन में असाम्यता, दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन को हम पिछले 2 लेक्चर्स में भी समझ चुके हैं कि ये क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरनेशनल ट्रेड का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टर्म, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी कंट्री का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस क्या है। यदि दोनों ही समान है, यानी उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो वह साम्यता है। और असाम्यता किसको कहते हैं? जब डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो या क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हो। यानी निर्यात अधिक होने पर भी असाम्यता है और आयात अधिक होने पर भी असाम्यता है। तो ये असाम्यता क्या चीज़ है या इसके क्या कारण है, किन देशों में ये ज़्यादा असाम्यता किस रूप में देखने में आती है, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। पहले हिंदी में देख लेते हैं। भुगतान संतुलन में असाम्यता अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों प्रकार की हो सकती है। भुगतान में अनुकूल असाम्यता यानी अतिरेक विकसित राष्ट्रों में होता है, जबकि प्रतिकूल असाम्यता विकासशील राष्ट्रों में होती है। इसका रीज़न पता है आपको क्या है? कि भुगतान संतुलन में असाम्यता अनुकूल प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ? अनुकूल का मतलब अतिरेक यानी सरप्लस या निर्यात का अधिक होना। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रेडिट साइड, दैट मीन्स एक्सपोर्ट साइड, ज़्यादा हो या उसका आधिक्य हो, तो वह अतिरेक या सरप्लस की सिचुएशन को बताता है और उसको अनुकूल असाम्यता कहते हैं। प्रतिकूल असाम्यता यानी अनफेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम क्या है? जबकि डेबिट साइड ज़्यादा हो, इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम हैं। तो जब इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे तो वो घाटे की स्थिति होगी, डेफिसिट की सिचुएशन होगी, और उस घाटे को हम प्रतिकूल असाम्यता या अनफेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो ये कि विकसित राष्ट्रों में हमेशा सरप्लस की सिचुएशन होती है, क्योंकि उनके एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं। अब आप कहेंगे उनके एक्सपोर्ट क्यों ज़्यादा होने चाहिए? क्योंकि वो डेवलप्ड हैं। उनके इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में प्रोडक्शन, चाहे सेवाओं का हो, चाहे वस्तुओं का हो, या पूंजी का निर्माण हो, कैपिटल फॉर्मेशन हो, ये जो बड़े इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये सभी बहुत ही फास्ट स्पीड में मूव करते हैं, और उस वजह से उनके यहाँ प्रोडक्शन की स्टेज हम मतलब विकासशील राष्ट्रों से कहीं अधिक होती है। इसलिए वो ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन करने में और सरप्लस एक्सपोर्ट करने में बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए उनके यहाँ पर एक्सपोर्ट साइड ज़्यादा होता है। जबकि विकासशील राष्ट्रों में प्रतिकूल असाम्यता का मतलब घाटे की स्थिति क्यों होती है? अनफेवरेबल डेफिसिट नहीं, अनफेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम का यहाँ मतलब यही है कि उनके डेबिट साइड ज़्यादा होते हैं, आयात ज़्यादा होते हैं। बेसिक रीज़न इज़ डेवलपिंग स्टेज ऑफ द इकोनॉमी। विकासशील होने का मतलब क्या होता है? कि वहाँ की अर्थव्यवस्था अभी तीनों सेक्टर में आगे बढ़ रही है, और उस स्टेज में उनको सभी प्रकार से आयात अधिक करने होते हैं, इसलिए वहाँ प्रतिकूल असाम्यता देखी जाती है। अब विकासशील राष्ट्रों में भुगतान संतुलन में असाम्यता के प्रमुख कारण क्या हैं? फर्स्ट रीजन इज प्राकृतिक कारण, नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स में क्या कहेंगे हम? कि देखिए, नेचर ने पूरे ग्लोब में एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज का या प्राकृतिक संसाधनों का नहीं किया। आप सभी जानते हैं कहीं पर बहुत अच्छे मिनरल्स हैं, कहीं पर मेटल्स हैं, कहीं पर क्रूड ऑयल है यानी खनिज तेल है, पेट्रोलियम जिसको हम कहते हैं, कहीं पर बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड है, कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं पर कुछ है। तो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में यदि कहीं इम्बैलेंस हो जाता है तो सुनामी आती है, बाढ़ आती है, कई तरह के भूकंप या अर्थक्वेक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी कंट्री का फॉरेन ट्रेड बुरी तरह से प्रभावित होता है। और प्रभावित किस तरह से होता है? कि उनके निर्यात खत्म हो जाते हैं, आयात इतने बढ़ जाते हैं कि वो प्रतिकूलता की स्थिति में आ जाते हैं या डिसइक्विलिब्रियम शो करने लगते हैं। तो प्राकृतिक कारणों का तो देखिए
प्रिवेंशन तो बहुत हद तक किया जा रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी डेवलप हो गई कि यदि कोई अर्थक्वेक आने वाला है, भूकंप आने वाला है या सुनामी आने वाली है, यानी समुद्र में जो भूकंप आता है उसको हम सुनामी कहते हैं, यदि वो आने वाली है तो उसका प्रिडिक्शन पहले ही कर लिया जाता है और उसके लिए तैयारियां बचाव की कर ली जाती हैं, तो उतना नुकसान नहीं होता, उतनी मतलब हानि नहीं होती सब चीज़ों की जो बहुत पहले हुआ करती थी। तो टेक्नोलॉजी ने या साइंस के प्रोग्रेस ने हमें बहुत अच्छी स्टेज पर तो ला खड़ा किया, लेकिन फिर भी विकासशील राष्ट्रों के लिए इस तरह के जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, वो भी डिसइक्विलिब्रियम या असाम्यता का कारण बनती हैं। वृहद विकास योजनाएं, ये सबसे बड़ा कारण है भुगतान संतुलन में असाम्यता का विकासशील राष्ट्रों में। ये विकासशील राष्ट्र अपने विकास कार्यों के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चलाते हैं, उद्योग विकसित करते हैं, कृषि में नवीन टेक्नोलॉजी लाते हैं, सेवा क्षेत्र को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस करने की कोशिश करते हैं। उस सभी का परिणाम क्या होता है कि पूंजी, तकनीक, श्रम, सभी रिसोर्सेज का बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है और उस इंपोर्ट का प्रभाव ये पड़ता है कि निर्यातक वस्तुओं का उतना उत्पादन नहीं हो पाता और आयात बढ़ते चले जाते हैं, तो वो असाम्यता की स्थिति आती है। तीसरा पॉइंट है आयातों में तीव्र वृद्धि। ये एक बेसिक रीज़न अगेन आता है कि विकासशील राष्ट्रों में आयात तेजी से बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि उनके यहाँ पर भुगतान संतुलन में इंपोर्ट्स का सेक्टर जो है, डेबिट बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा होने के कारण उन राष्ट्रों के आयात तेज़ी से बढ़ते हैं, निर्यात में धीमी वृद्धि होती है। आयात बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि का होना, कच्चे माल का बड़ी मात्रा में आयात होना और जो भी पूंजीगत सामान है, जो मशीनरी इत्यादि है, इनका बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होता है ताकि बड़े उद्योग लगाए जा सकें, कृषि का विकास किया जा सके। यानी योजनाओं को पूरा करने के लिए उस देश को इंपोर्ट पर काफ़ी बड़ा एक्सपेंस करना पड़ता है, काफ़ी बड़ा खर्च करना पड़ता है, जबकि निर्यात करने की सिचुएशन उन देशों की बहुत बहुत समय बाद आ पाती है। वो भी एक रीज़न होता है। आयातों में वृद्धि के बहुत सारे कारण अभी हमने देखे। उन सभी कारणों का परिणाम नेक्स्ट पॉइंट में भी आता है, निर्यात में धीमी वृद्धि। अब निर्यात में धीमी वृद्धि क्यों है? देखिए अगेन वही रीजन हम लें। विकास योजनाओं के कारण आयात बढ़े हुए हैं, निर्यातक वस्तुओं का उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं होता। उसके दो रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न क्या है? जनसंख्या वृद्धि। तो जितनी डिमांड बढ़ती है वो उस उत्पादन को पूरा कर लेती है, या उस उत्पादित माल की पूरी मांग ही उस आंतरिक बाजार में या घरेलू बाजार में पूरी कर दी जाती है, बल्कि उसके लिए आयात और करना पड़ता है। बात समझे आप? दोबारा समझ लीजिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ डेवलपिंग नेशंस में थोड़ी ज़्यादा होती है। इंडिया का एग्जांपल लें, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज, और जब जनसंख्या बढ़ती है तो उस गति से यदि उत्पादन बढ़ता है तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन विकासशील होने के कारण एक्सपोर्ट्स में प्रोडक्शन में उतनी तीव्र गति से वृद्धि नहीं होती जितनी की जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो निर्यात तो हमें वैसे ही कम हो गए, क्योंकि हम घरेलू मांग को पूरा नहीं कर पाते या डोमेस्टिक डिमांड्स पूरी नहीं हो पाती। दूसरी तरफ उस डिमांड को ओवरकम करने के लिए, या यूँ कह दीजिए कि उस डिमांड को पूरा करने के लिए एक्सेस सप्लाई के लिए हमें आयात करने पड़ते हैं, इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से ये परेशानियां खड़ी होती हैं कि निर्यात धीमी गति से बढ़ते हैं। दूसरी बात कि उस देश में बहुत तेज़ी से विकास कार्य पूरे किए जाते हैं और उन विकास कार्यों में जो भी घरेलू वस्तुओं का, कच्चे माल का, मशीनों का, तकनीक का, इनका उपयोग बड़ी मात्रा में कर लिया जाता है और उसका उत्पादन होने में बहुत बड़ा वक्त लगता है, जिसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। उसमें समय लगता है और उस दौरान निर्यात कम हो जाते हैं और भुगतान संतुलन में डेबिट बैलेंस बढ़ जाता है। प्रतिकूल व्यापार शर्तें। प्रतिकूल व्यापार शर्तों पर भी हम कई बार बात कर चुके कि विकासशील राष्ट्र अपने
उत्पादित माल को ग्लोबल मार्केट में उतना तीव्र गति से नहीं बेच पाते या उतना अधिक मात्रा में निर्यात नहीं कर पाते, विकसित राष्ट्रों से उनका कंपटीशन होता है क्वालिटी और कॉस्ट पर, लागत और गुणवत्ता पर। उन दोनों ही दृष्टि से विकासशील राष्ट्रों के उत्पादित माल की मांग इंटरनेशनल मार्केट में उतनी नहीं होती, और जब नहीं होती हैं तो नेचुरली उनके आयात ज़्यादा, निर्यात कम और व्यापार शर्तें प्रतिकूल हो जाती हैं। और इन प्रतिकूल व्यापार शर्तों के कारण उनकी विनिमय दरें, एक्सचेंज रेट्स जिनको हम कहते हैं, जिस पर उनका भुगतान किया जाता है विदेशी मुद्राओं के द्वारा, उस भुगतान की स्थिति में भी इन विकासशील राष्ट्रों को काफ़ी नुकसान होता है, यानी बड़ी मात्रा में इन्हें फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट करना पड़ता है। विदेशी ऋण की अधिकता, विदेशी ऋण बहुत बड़ी मात्रा में लेने पड़ते हैं विकासशील राष्ट्रों को। उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि विकास कार्य पूरे करने हैं, योजनाएं पूरी करनी हैं। जैसे हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए, अच्छा पानी यानी जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने वाला पानी, उसकी सुविधाएं डेवलप करने के लिए, और इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने के लिए भी हमारे देश को वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़ी मात्रा में ऋण लेने पड़े। यानी ये कह दीजिए बल्कि कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेने में भारत नंबर 1 तो नहीं लेकिन नंबर 2 पर अवश्य रहा है, और उस वजह से हमारे देश पर विदेशी ऋणों का भार बहुत अधिक है। इसके अलावा देश में आयातों के लिए भी हमें बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की ज़रूरत होती है। यदि उसका भुगतान करने के लिए निर्यातों से आय प्राप्त नहीं होती तो ऋण लेने ही होते हैं। बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए, बड़े आधारभूत उद्योगों की स्थापना करने के लिए विदेशी ऋणों का सहारा लेना पड़ता है। सेवा क्षेत्र के में देखें हम, इकोनॉमी के जो थर्ड सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर, यदि उसमें देखें तो उसके भी लिए भी हमें एक नवीन तकनीकों का बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है, और उसका भुगतान हमें विदेशी मुद्रा में करना है, और विदेशी मुद्रा नहीं होती तो ऋणों का सहारा लेना होता है। तो कुल मिलाकर एक रिजल्ट क्या निकलता है कि विकासशील राष्ट्रों को अपने विकास कार्यों के लिए बहुत अधिक विदेशी ऋणों पर या फॉरेन डेट्स पर डिपेंड करना पड़ता है। फिर आता है मुद्रा प्रसार की स्थिति। इन्फ्लेशन तो रहना ही है डेवलपिंग नेशन में, ये तो एक उनकी इकनॉमी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों है? उसका रीज़न यही है कि उन देशों में बहुत ज़्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लिया जाता है। अब आप कहेंगे ये हीनार्थ प्रबंधन क्या है? पहले भी आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं कि जब सरकार का बजट व्यय का ज़्यादा और आय कम होती है तो वह उस बढ़ी हुई राशि के लिए, यानी उस घाटे को पूरा करने के लिए वित्तीय व्यवस्था जो करती है उसको हीनार्थ प्रबंधन या डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। एक बार तो बजट में व्यय और आय को बराबर करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग कर दी जाती है, लेकिन उसका जो दूरगामी प्रभाव, जो एक फोर साइटेड इफेक्ट आता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो आता है, वो आता है मुद्रा प्रसार के रूप में, बढ़े हुए मूल्यों के रूप में। और जब वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं तो उससे हमारे निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और उनको हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने में उतना सफल नहीं हो पाते। तो मुद्रा प्रसार की स्थिति भी अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रभावित करती है, क्योंकि उससे आयात बढ़ते हैं, क्योंकि आयातित वस्तुएं सस्ती होती हैं और स्वदेशी वस्तुएं महंगी होने के कारण उनका निर्यात नहीं हो पाता। बिल्कुल सिंपल बात है। नेक्स्ट पॉइंट है विकसित देशों की कठोर व्यापार नीतियाँ। पिछले कई वर्षों से ये देखने में आया कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो डेवलपिंग यानी विकासशील राष्ट्रों के साथ जो व्यापार नीतियां बनाते हैं वो ऐसी दोषपूर्ण या कठोर बनाते हैं, स्ट्रिक्ट बनाते हैं कि उनके आयातों को नियंत्रित करते रहते हैं, अपने देश में प्रोटेक्शन लगाते रहते हैं, संरक्षण बनाते रहते हैं अपने उद्योगों के लिए। उसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि विकासशील राष्ट्र जितना निर्यात विकसित देशों को करना चाहते हैं उतना वो नहीं कर पाते, क्योंकि विकसित देशों ने अपने आयातों पर नियंत्रण लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। हालांकि अब तो WTO बनने के बाद उस पर काफ़ी नियंत्रण आ गया, विश्व व्यापार संगठन बनने के बाद, क्योंकि उसकी नीतियां सभी देशों को लागू करनी पड़ती हैं। और उन नीतियों में ये इस तरह की जो दोषपूर्ण
कठोर नीतियां हैं, व्यापार नीतियां, उन पर नियंत्रण लगाया गया है। फिर आता है प्रदर्शन प्रभाव, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। प्रदर्शन प्रभाव का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा देश है, हमारे देश में लोगों को बहुत हाई फाई कहना चाहिए टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को खरीदने का एक बहुत ज़बरदस्त होड़ लगी हुई है कि साहब किसके पास कितना बढ़िया मोबाइल है, कितने बढ़िया फीचर्स वाला है। अब इस तरह की जो कॉम्पिटिटिव जो सिचुएशन बनी हुई है, जो एक जो कहना चाहिए ना मार्केट में एक प्रदर्शन प्रभाव के रूप में देखने में आती है। प्रदर्शन प्रभाव का बेसिकली मतलब क्या है कि किसी के पास एक सिंपल टेक्नोलॉजी है और किसी के पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का आइटम है, तो नेचुरली एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, जबकि आप उस एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए अपनी स्थिति को नहीं संभाल पा रहे या अफोर्डेबल नहीं है। उसका प्रभाव भी ये पड़ता है कि हम उस एडवांस टेक्नोलॉजी के आइटम को बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करने लगते हैं अपनी इंटरनल डिमांड को पूरा करने के लिए, तो उसका प्रभाव भी भुगतान संतुलन पर पड़ता है, क्योंकि हमें उनका इंपोर्ट का पेमेंट बड़ी मात्रा में करना है। तो ये नॉर्मली विकासशील राष्ट्रों की एक अलग तरह की स्थिति है, जबकि वहाँ की पब्लिक बहुत ही एडवांस चीज़ें देखना चाहती हैं, मॉडर्न वस्तुओं का उपभोग करना चाहती हैं, तो वह उसका डिमांड करती है, और डिमांड पूरी करने के लिए जब कंट्री इंपोर्ट करता है, और अब वैश्वीकरण में तो इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ऐसी वस्तुओं की मांग कई बार स्वदेशी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करती है और भुगतान संतुलन को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। फिर है जनसंख्या वृद्धि। हालांकि ये बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि भुगतान संतुलन में आयात और निर्यात के लिए जनसंख्या का सीमित और असीमित होना, यानी जनसंख्या पॉपुलेशन का एक लिमिटेड वे में होना और अनलिमिटेड होना बहुत इफेक्ट डालता है। यदि किसी देश में जनसंख्या उस देश की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग हो रही है तो वो देश विकास करता है, लेकिन यदि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और इकोनॉमी की ग्रोथ रेट में बहुत बड़ा फ़र्क है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है और जीडीपी जो है ग्रोथ रेट कहना चाहिए इकोनॉमी है, यदि वो बहुत कम है तो उस देश की स्थिति एक निर्धन राष्ट्र के रूप में देखी जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि का भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि उसकी मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन भी कम पड़ता है, विदेशों से आयात करने पड़ते हैं, विदेशी मुद्राओं का बड़ी मात्रा में एक्सचेंज करना पड़ता है, विदेशी ऋण लेने पड़ते हैं, यानी करीब करीब ये कह दीजिए कि ऊपर के सभी कारणों का एक प्रमुख कारण या एक कहना चाहिए कंक्लूडिंग पॉइंट भी जनसंख्या वृद्धि माना जाता है। लास्ट पॉइंट हम देखें वैश्वीकरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इस ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या आया 1991 में, जब इंडियन इकोनॉमी में वैश्वीकरण को लागू किया गया तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ ओपन हो गई, खुल गई, या उनकी अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के लिए बिल्कुल खुल दिया गया, रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, स्वतंत्र व्यापार नीति बना दी गई, यानी फ्री ट्रेड पॉलिसी हो गई। और उस फ्री ट्रेड पॉलिसी में क्या हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में उन वस्तुओं का आयात होने लगा जो बहुत लग्जरियस थी, जो बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि मतलब जिनके लिए बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है। तो एक तो इफ़ेक्ट ये पड़ा। दूसरा इफ़ेक्ट ये पड़ा कि आयात निर्यात स्वतंत्र होने के कारण विकसित देशों को तो बड़े फ़ायदे हुए क्योंकि उनके तो निर्यात बढ़े हुए हैं, लेकिन विकासशील राष्ट्रों को थोड़ा सा इस रूप में इसको देखना पड़ा कि उनको आयात काफ़ी करने पड़े वैश्वीकृत लेवल पर अपने आप को रखने के लिए, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उन्होंने इंपोर्ट्स काफ़ी किए, कैपिटल का इंपोर्ट किया, टेक्नोलॉजी का किया, एक्सपर्ट्स का किया, रिसोर्सेज का किया, और उस इंपोर्ट का पेमेंट उनको बड़ी मात्रा में करना पड़ा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, भारतीय संदर्भ में देखें तो ये स्थितियाँ बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमें अपने विकास की जो हाईएस्ट रेट जो हमने 9% की ग्रोथ रेट हमने जब 10वीं और 11वीं योजना में देखी तो उसका बेसिक रीज़न ग्लोबलाइजेशन था। उसमें आप एक्सपोर्ट भी करने की सिचुएशन में होते हो
और इम्पोर्ट भी बड़ी मात्रा में किए जाते हैं। लेकिन उसका प्रभाव भुगतान संतुलन पर पड़ता ही है, क्योंकि इम्पोर्ट बढ़ते हैं तो डेबिट बैलेंस बढ़ता है, डेफिसिट होता है, और उस डेफिसिट का प्रभाव असाम्यता या डिसइक्विलिब्रियम में आता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सभी पॉइंट्स जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं समझ में आ ही गए होंगे। कोशिश करिए कि समझ में आ जाए। नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप इनको पढ़िए, पूरी तरह से समझिए। अब इस असाम्यता को दूर करने के जो उपाय हैं वो इन्हीं के आधार पर आप पढ़ सकते हैं। जैसे वैश्वीकरण का प्रभाव है तो इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखा जाना चाहिए, क्योंकि अब वैश्वीकरण से हम पीछे नहीं लौट सकते। अब हमें इन्हीं परिस्थितियों में आगे बढ़ना होगा, तो हमें निर्यात बढ़ाने होंगे। जहाँ तक जनसंख्या वृद्धि का सवाल है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अब काफ़ी कंट्रोल्ड है। भारत अब बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में ज़रूर है, लेकिन उस समस्या के रूप में, एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में उसको अब नहीं देखा जाता। प्रदर्शन प्रभाव ये तो बहुत बड़ा हुआ है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ये प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। इसको कंट्रोल करने का तरीका यही है कि जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नारा है ना, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत यदि बन जाएगा तो प्रदर्शन प्रभाव का भी इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी ही वस्तुएं बनाकर अपने देश में अपनी सप्लाई को रखेंगे या अपनी मांग को पूरा करेंगे, तो ये हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होगा। और अभी कोविड सिचुएशन में स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई है कि हमारी इकोनॉमी में डिक्लाइन आ गया। जीडीपी हमारी बहुत नीचे चली गई, 3% पर चली गई, और उस 3% से वापस अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए या सर्वाइवल के लिए, या मतलब कहना चाहिए जो अक्सर आप देखते हो, पटरी पर लाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने देश में अपनी वस्तुओं का, अपनी मांग को पूरा करने के लिए उन कमोडिटीज़ का बड़ी मात्रा में उत्पादन करना शुरू करें। उसके दो इफ़ेक्ट होंगे। एक तो ये कि देश में उत्पादन बढ़ेगा, उद्योग विकसित होंगे, लोगों को रोजगार, आय, बचत, विनियोग सब बढ़ेगा। और दूसरी तरफ हमें इंपोर्ट कम होंगे हमारे, तो हमारा भुगतान संतुलन असाम्यता अनुकूलता के रूप में आएगी, और ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। विकसित देशों की कठोर व्यापार नीतियां, जिस पर कि WTO ने अब कंट्रोल लगा दिया, हालांकि फिर भी विकसित देश कहीं कहीं विकासशील राष्ट्रों के साथ एक भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हैं, जिस पर कि अब नियंत्रण लगने शुरू हो गए। मुद्रा प्रसार की स्थिति का जहाँ तक सवाल है, इसका यही उपाय है कि देश को एक नियंत्रित आधार पर प्रसार की स्थिति में रखा जाए। इकनॉमी में इस तरह के कुछ उपाय काम में लिए जाएं कि न बहुत अधिक मंदी हो और न बहुत अधिक प्रसार। वैसे तो मुद्रा प्रसार अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि वो 6% से ऊपर जाता है तो उस स्थिति को कंट्रोल करना जरूरी होता है। विदेशी ऋण की अधिकता, धीरे धीरे जब देश विकास करता है तो विदेशी ऋणों का भार भी कम होता है। अभी आपने परसों ही पेपर में पढ़ा होगा कि विदेशी मुद्रा के भंडार हमारे देश में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत अच्छी मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं, कलेक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारा भुगतान संतुलन अनुकूल स्थिति में आ रहा है। तो ये कुछ उपाय भी हैं जो इन्हीं कारणों के आधार पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।